अगर आपको पता चले वो बिहार जहाँ पे सारण जो ज़िला लगता है छपरा, वहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। क्यों? क्योंकि शराबबंदी के बीच में उन लोगों ने चुना कि शराब पी जाए, क्रूड शराब पी जाए, कच्ची शराब जिसको कहते हैं, जिसको कुछ फिल्ट्रेशन के जिसमें स्टेप्स अधूरे होते हैं, जिसमें वो तैयारी नहीं होती है जो बड़ी बड़ी डिस्टिलरीज़ और बड़ी बड़ी कंपनियों में होती है, जो गांव में नदियों के किनारे चावल से, गन्ने की ठूंठ से, आलू से, किसी भी चीज़ को सड़ाकर बस बना ली जाती है। कई कई बार उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं कि शराब की पोटेंसी बढ़ा सकें, शराब को और ज़्यादा शराब बना सकें। इस फेर में कुछ गांव के कुछ लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, आँखों की रोशनी जाने लगी, उल्टी, दस्त, ये सब शिकायतें आने लगीं और फिर लाशों की गिनती शुरू हुई। अब जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सारण ज़िले में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है उस जहरीली शराब के चलते। अब ये सब थ्योरीज भी आने लगी हैं कि स्पिरिट का इस्तेमाल करके शराब का निर्माण किया गया था, जो मेडिकल स्पिरिट होता है उसका इस्तेमाल करके, जिसकी वजह से ये मौतें हुई हैं। और इन सब के बीच नीतीश कुमार के स्टैंड हैं, नीतीश कुमार की सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच भी और इनसे थोड़ी सी पहले घटी घटना है जिसको लेकर भी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार को घेरा गया। कटिहार में कुछ लोगों की हत्या होती है, इस पर भी सवाल जवाब करेंगे, बातचीत करेंगे। और हमारे साथ होंगे दो बेहद खास मेहमान, संतोष जी, संतोष सिंह, सीनियर असिस्टेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ होंगे मणिकांत ठाकुर, सीनियर जर्नलिस्ट और लंबे समय तक बीबीसी के लिए काम किया है। सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया नेता नगरी में आने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया, थैंक यू। मैं सबसे पहले मणिकांत जी आपसे बातचीत शुरू करता हूं, क्योंकि अब ये एग्जिस्टेंस की बात हो चुकी है और इस नियम के एग्जिस्टेंस की बात हो रही है कि बिहार में शराबबंदी है। और अब ये बात उठाई जाने लगी है कि अगर शराबबंदी को इस तरह ही रहना है और शराब के नहीं होने पर भी शराब पी जाएगी और शराब के नहीं होने पर शराब पीने से मौतें होंगी, तो क्या शराबबंदी अपने ध्येय को पार कर सकी है? क्योंकि ये तो हम भी देख चुके हैं बिहार यात्रा में कि नहीं है, शराबबंदी ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। लोग शराब पी रहे हैं, शराब बिक रही है और बनाई भी जा रही है। ये बिहार में हमने कई कई बार देखा है। लेकिन अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या शराबबंदी इतनी इनफेक्टिव है तो क्या उसको हटा नहीं देना चाहिए? क्या शराब से आने वाली टैक्स की कमाई से सरकार को कमाई नहीं करनी चाहिए? मणिकांत जी, इन सब थ्योरीज पे और इन सब बातों पे आप क्या सोचते हैं सर? शराबबंदी ने समस्याएं घटाने के बजाय बढ़ा दी। अब तो ये लगता है कि इससे अच्छा था कि शराबबंदी नहीं थी, क्योंकि अब शराब की उपलब्धता जो है वो तो घर घर में है और जो जब जहां चाहे वो शराब उनके लिए आपूर्ति हो जाती है। तो फिर इसका फायदा क्या है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, सरकार का मानना था या कहिए कि अभी भी मानना है, जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इससे फायदे बहुत हुए, लेकिन इससे नुकसान कितना हुआ इसका जिक्र वो करना नहीं चाहते। और अगर कोई जिक्र कर देता है तो वो नाराज होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। हुआ ये है कि शराबबंदी के बाद शराब माफिया, जो शराब के अवैध धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। जो शराबबंदी के बाद ये लगा था कि अब सचमुच में जिस आधार पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि महिलाओं की मांग थी और महिलाएं बहुत प्रताड़ित होती थीं शराब पीने वालों से, खास करके गरीब तबके के लोगों में ये बातें थी, तो उसके फायदे के लिए ये लाया गया, शराबबंदी का कानून बना। लेकिन मुझे लगता है क्या कि अब अगर आप एक आंकड़ा ही देख लेंगे सबूत के तौर पे, तो 5 लाख से ज्यादा लोग जो गिरफ्तार हुए शराब पीने के जुर्म में, उनमें से अधिकांश तो गरीब और पिछड़े और इस तरह के समाज के निचले तबके के ही लोग हैं। तो एक तो उनका नुकसान इस तरह से हुआ। दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ पुलिस
और पुलिस महकमा से जुड़े हुए जो लोग जिनको शराब का धंधा रोकने की जिम्मेदारी थी जिन पर, वो इतने समृद्ध होते चले गए और उसके बाद शराब के धंधे से जुड़े हुए लोग उनकी इतनी कमाई होने लगी कि यही दोनों छा गए एक तरह से। और ये जो पहले कभी नहीं देखा जाता था, गांव-गांव में शराब पहुंचने लगी जिस तरह से, और उसमें युवाओं का जो एक जत्था लग जाता था, 2-4 गांव मिला के एक कोई टीम तैयार हो जाती थी जो घर-घर में शराब पहुंचाने का धंधा शुरू कर देते थे। लेकिन ये सब कुछ लेकिन मणिकांत जी, यहाँ पर एक बात और है जिसको बार बार लोग कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद राज्य को जो राजस्व का नुकसान होना था सो हुआ, और लेकिन उससे एक प्लस फैक्टर हुआ कि कई सारे लोगों घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। इस तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं, लोग काम पर लौटे, इस तरह की चीजें हुई, लोगों के घरों में पैसा बचा, इस तरह की रिपोर्ट्स कई सारे संगठनों के द्वारा आई। क्या ये फाइंडिंग्स क्या शॉडी फाइंडिंग्स थी, गड़बड़ फाइंडिंग्स थी, या इन फाइंडिंग्स को ही पाने भर के लिए ये शराबबंदी की गई थी, जिंदगी बचाने के लिए नहीं? सिद्धांत ऐसा है कि शुरू में ये ऐसा लगा कि ये जो लोग सड़कों पर तमाशा करते थे शराब पी के, जो महिलाओं को पीटते थे झुग्गी झोपड़ियों में या गांवों में, तो उन तमाम घटनाओं में कमी जरूर आई और इससे बहुत सारे लोग खुश भी हुए थे कि चलो एक अच्छा कदम है। लेकिन उसके बाद जो है बिल्कुल तस्वीर बदलने लगी, और तस्वीर इस कदर बदली कि अब लगा क्या कि वो तो बहुत मामूली तौर पे कहीं कहीं ये घटनाएं रुक गईं। जाहिर तौर पर सड़क पर शराब पी के लोग पकड़े जाते थे तो उसमें वैसी घटनाओं में कमी जरूर हुई, लेकिन इससे शराब का धंधा और शराब पीना ये दोनों रुका नहीं बल्कि और विकृत रूप में सामने आने लगा। और अब तो यह हाल की बात है, अभी बताया गया है कि अब जो तय कर लिया गया है कि कितने मिलीमीटर अलग अलग पैकिंग में पैकेजेस उसके जो बनते हैं पैकेज पाउच, और उसके बाद पैकिंग जो उसकी होती है वो 30 ml से 90 ml तक में ये धंधा करने वालों ने बनाना शुरू किया, और उसकी आपूर्ति इतनी ज्यादा हुई कि गांव-गांव में वो अगर वो सक्रिय हो जाती है, पुलिस जब दबाव पड़ता है सरकार का तो वो सक्रिय होती है तो वो सारा पकड़ाते हैं। तो इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि इससे कुछ फायदा हुआ, हाँ वही इतना ही फायदा हुआ था कि सड़कों पर शराब पी के दंगा करते हुए या गाली गलौज करते हुए लोग दिखने कम हुए। अच्छा, तब ये बताएं संतोष जी, अब आपके पास आता हूं कि जब सरकार है, चुनी हुई एक सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री से ये पूछा जाए कि आपके राज्य में इतनी मौतें हो रही हैं आपकी 2016 की एक नीति के चलते, या उस नीति पर सवाल उठाए जाएं, तो मुख्यमंत्री को क्या इतना क्रोध करना चाहिए? क्या अपने पुराने सहयोगियों के साथ, जिनके साथ उनके मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी, क्या उनके सामने इतना गुस्सा दिखाना चाहिए? क्या उन्हें दोष दे देना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, और शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा? संतोष जी, नीतीश कुमार एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कितने सही साबित हो रहे हैं इस मोमेंट पे? देखिए, इसका सिद्धांत मैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको देता हूं, नॉट जस्ट कि विधानसभा में क्या हुआ, नीतीश कुमार कैसे रिएक्ट किए। पहले भी ये लाइन बोल चुके हैं, आपको याद होगा कि 2016 अगस्त में शहर इसमें खजूरबन्नी गोपालगंज में ये घटना घटी थी। उस घटना के बाद ही जो कन्विक्शन हुआ था उस केस में 19 लोगों का डेथ हुआ, 13 लोगों का कन्विक्शन हुआ था। उस घटना से ही इम्बोल्डन होकर के पहली बार इस सेंटेंस का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि पियोगे तो मरोगे। दैट इज वन। मैं एक दूसरी बात बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बार-बार बोलता हूं, पहले भी बोल चुका हूं कि ये पॉलिटिकल इन कंटेम्पररी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का शायद पहला केस स्टडी है जहां एक चीफ मिनिस्टर एक ही चीज को दो तरह से देखते हैं। 2005 के नवंबर में जब नीतीश कुमार आते हैं तो कैश स्टार्व स्टेट पाते हैं, 27,000 करोड़ से कम की अब हमारी बजट होती है, रेवेन्यू जनरेशन के हमारे पास कम सोर्स होते हैं। तब उन्होंने एक नैरो डाउन किया कि हमारे लैंड की रजिस्ट्री, फ्लैट्स की रजिस्ट्री कम हो रही है, तो वहां से इनकम आने शुरू हो गए।
फिर दूसरी तरफ देखा कि हमारी एक्साइज से कितनी आ रही थी, तो एक्साइज से 400-500 करोड़ से ज्यादा नहीं आ रही थी। तो उन्होंने एक्साइज पॉलिसी पर जोर दिया और उसको धीरे धीरे शराब को लिबरलाइज किया, जो कि 8 तक आते आते लिबरलाइज हो जाती है पॉलिसी, और पंचायत स्तर तक खोलने की बात हुई। लेकिन वो नॉर्म्स रिलैक्स होकर के, या कहिए कि छुपे हुए गांवों तक वो पहुंच गए, लेकिन गवर्नमेंट की रेवेन्यू 5000 करोड़ क्रॉस कर गई। जब इन्होंने ये 2015 तक आते आते 6000 के आसपास करोड़ आ गई थी, स्टेट की रेवेन्यू बूस्ट हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये था टेक वन जब लेते हैं, जबकि कैश स्टार्व्ड स्टेट है, कि एक चीफ मिनिस्टर उसको, जिसको कि धन चाहिए, हु मीन्स बिजनेस, कुछ करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से किया। मैं कुछ ये नहीं बोलूंगा सही किया गलत किया, वहां शराबबंदी शुरू हुई तो वहां 5 से चली। उसके बाद आप देखते हैं कि एक नीतीश कुमार ने धीरे धीरे एक कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट की, जिसको कि हम लोग कास्ट न्यूट्रल वुमेन कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। वो 9 में दिखा उसका असर, 10 में दिखा, बहुत वोट दिया। उसके बाद जब सभाओं में जाने लगे, जैसे मणिकांत सर ने कहा कि महिलाओं ने, खास करके जीविका समूह वालों में जो महिलाएं आई, तो वो उन्होंने कहा कि हमारे पति पी के पीटते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हुए। तो नीतीश कुमार को ये आइडिया आया, लेकिन इस आइडिया का, ये 12 से ही सुन रहे थे, 13 से सुन रहे थे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का आइडिया इसीलिए नहीं लगा कि 5-6 हजार करोड़ का धक्का तुरंत लग जाएगा। ये आइडिया कब आया कि उसी काल यही चीफ मिनिस्टर जब क्रॉसओवर करते हैं, जाते हैं, एनडीए को 2013 के जून में छोड़ते हैं और 14 में अकेले चुनाव लड़ते हैं, 20 सीट से इनकी पार्टी 2 सीट पर आ जाती है, आरजेडी के साथ जाते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में एक रोल देखते हैं, तब इनको लगता है कि मेरे पास एजेंडा क्या है, मेरे पास तो गुड गवर्नेंस का, सुशासन का, तो वो तो स्टेट स्पेसिफिक है। एक ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा खोजा जाए जिसका कि थोड़ा नेशनल रिजोनेंस हो। तो उन्होंने यही प्रोहिबिशन पकड़ा, और एक वुमेन कंस्टिट्यूएंसी तो उनकी कंसोलिडेट उनको लगा होते हुए दिखी। प्लस आप देखिए कि वार्धा से लोग आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र जा रहे हैं, इनको लखनऊ में इनका स्वागत हो रहा है, कुछ लोग बुलाए गए, कुछ लोगों को लाया गया, एक माहौल क्रिएट किया गया कि इसका एक जबरदस्त अपील चारों तरफ चहुओर हो रहा है। तो ये यहां तक तो ठीक था। तो आप देखिए 2016 में के अप्रैल के फर्स्ट वीक में इन्होंने पार्शियल प्रोहिबिशन किया था, सिर्फ ये बंद थे, देसी लीकर बंद थे। लेकिन जब जीविका, हम लोग विधानसभा में थे उस दिन, जब जीविका समूह ने आके कहा कि अरे सर एकदम पूरा प्रदर्शन कर दिया ये वो, तो मुस्कुरा के कहा रे आप लोग 2 दिन तो रुकिए और कुछ नया न्यूज सुनाएंगे। वही 2-4 दिन के बाद 6 तारीख को, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, 6 अप्रैल 2016 को टोटल बैन शुरू हो जाता है। यहां तक भी ठीक है, लेकिन अब आइए जो मणिकांत सर जिसमें इलाबोरेट कर रहे थे, इसके इंप्लीमेंटेशन की बात, इसको इन्फोर्स के क्या करेंगे। आपके पास 1,30,000 की फोर्स है, एक प्रपोजल दिया गया एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे कि सर इसमें पुलिस को इशू बाहर रखा जाए, कि पुलिस को और एक अपना एक डिवोटेड टीम बनाइए, एक्साइज डिपार्टमेंट जिसके देखेगी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे असिस्ट करेंगे। लेकिन नहीं, ये नहीं हुआ और ये लागू कर दिया गया। कोई, मैं कह रहा हूं कि शराब अच्छी, कोई, दुनिया के सब लोग जानते हैं शराब बुरी चीज है, लेकिन शराब कोई किसी वेस्टर्न सोसाइटी में बैन नहीं है। आदमी का इंडिविजुअल चॉइस है, लोग पीते हैं, जिसको नहीं पीना है नहीं पिएंगे, जिसको पीना है वो पीने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अब आजकल के देवघर में, बिहार से सटे देवघर में शादियों की संख्या क्यों बढ़ गई, या इस तरह से एडजॉइनिंग जो भी जगह है। हाँ, देवघर में शादियों की बात तो बड़ी इविडेंट है, बहुत सारी शादियां वहां होने लगी क्योंकि उधर शराब वाली व्यवस्था लोगों के पास है वो सब। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं ना कि मैं उसी खंड में आ रहा हूं कि इंप्लीमेंटेशन, देखिए इन्फोर्समेंट एक अलग चीज है। जब इसको इन्फोर्स करेंगे, आपकी पुलिस फोर्स लगती, पुलिस फोर्स के पास कोई वेयर विदल नहीं है, ना ही विल है, दोनों बात में जोड़ रहा हूं। और प्लस वो कमजोर पड़ जाते हैं। आज के डेट में फर्स्ट टाइम ऑफेंस हो गया कि आप ड्रिंक करते हैं 2,000 से 5,000 दे के छूट जाएंगे। पहले तो 50,000 दे के छूटना पड़ता था इनको, नहीं तो केस हो जाता था। अब जेल में कोई भी गया तो जाने का बेल का प्रोसेस बहुत स्लो है। 57 बिहार में जेल हैं, लगभग मुश्किल 60-65 हजार की हमारी कैपेसिटी है, तो पता चला कि 35-35 हजार तो शराब वाले हैं। तो ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल हो गया। तभी नो फॉर्मर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि लैक ऑफ फोरसाइट, एडमिनिस्ट्रेटिव फोरसाइट है इस लॉ को लाने में। तो हमारे जेल क्रैम्प्ड हो गए। तो मैंने ये शराब की आपको लागू कैसे करेंगे, ये हमारे पास वेदर विदल नहीं है। पुलिस में ऑफकोर्स करप्शन का जन्म हुआ। और आज देखिए जो लीकर पॉलिसी, पहले भी ये गांव-गांव था, अब भी गांव-गांव है।
मैं गया, सारण गया था, कल लौट के आया हूं मसरक से। मसरक में एक ही जगह, मसरक में 28 डेथ कल तक हुए थे, आज बढ़ गए होंगे ऑफिशियली तो टोटल सब मिला के मसरक और इसवापुर 2 इलाके यहाँ पे सबसे अधिक अफेक्टेड है। मसरक, इसवापुर और अमनौर। तो वहां के लोकल छोटे छोटे बच्चों ने, मतलब 15-16 साल के लड़कों ने मुझे बताया कि अंकल इस जगह मिलता है, इस जगह मिलता है, एकदम एक लोकेट किया। जब एक कॉमन आदमी को, एक बच्चे को इतना नॉलेज है कि यहां यहां मिल रहा है, तो मैं मान नहीं सकता हूं कि पुलिस को ये नहीं पता है। आपके जो टैंकर के जाया या फिर खाने के स्पिरिट का इस्तेमाल हुआ, जो भी था, ये चीजें हो रही थी। और हमेशा अफेक्टेड पार्टी जो होता है, 30 रुपए का 50 रुपए का पाउच मिलता है, बाइक से डिलीवर कर देता है, या फिर 3-4 जगह वो जगह बना हुआ है जहां के छुप करके, जिसको हम लोग लोकल भाषा में कलाली कहते हैं। आप क्या कलाली कहते हैं? यूपी में तो हालांकि शराबबंदी नहीं है, लेकिन यूपी के जो जहां पे क्रूड शराबें इस तरह की बिकती हैं, उनको कबूतर कहते हैं, तो वो बेचता है बंदा। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि यहां में आप देखिए, फिगर का देखेंगे, ऑफकोर्स जो मतलब अब 3.5 लाख से ऊपर केस हो गए हैं, 4.5-5 लाख के करीब अरेस्ट हैं। अब चूंकि काफी शिकायत हुई तो नॉर्म्स को रिलैक्स किया था, उन्होंने ट्रेडर और स्मगलर और जो चेन में डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस पर उन्होंने फोकस किया है, पीने वालों पर फोकस कम किया है। तो अब थोड़े से उनके बढ़े हैं पकड़, ऐसा नहीं वो लोग ने पकड़े गए। मेरे पास फिगर है, लास्ट 1 ईयर में 62 लोगों को पकड़ा गया है, उसमें सबसे ज्यादा 25 झारखंड से पकड़े गए हैं, ट्रेडर्स को पकड़ के। तो कितने तरह के इनोवेटिव रास्ते, कैसे वो डिटूर करते हैं, कैसे वो दूध के ड्रम में, टैंकर में लाते हैं उसको, कैसे नाव से लाते हैं। जितना आप इनोवेटिव तरीका आप सोच सकते हैं शराब ढोने का, गाड़ी के अंदर में इस तरह से बॉक्स का चैम्बर बनाया जाता है जिसमें कि आप उसको डाल के ला सकते हैं। पुलिस को डिकोड करती है, इनके कोड होते हैं कि पाउच का, देसी का ये कोड होगा, पुलिस आ जाएगी तो ये वर्ड बोलेंगे। ये सारी चीजें हो रही है। मिला जुला के मैं अब इतने सालों से बिहार कवर कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। नीतीश जी का तो पूरा राज्य मैंने कवर किया है। मैंने देखा कि ये कंप्लीटली शुरू से ही एज एन आइडिया पूरा नहीं था, लेकिन ये लॉ इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। कहीं किसी सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटी में भी नहीं हो पाया। जहां जहां प्रयास किया, या तो अब जहां है तो वहां होम डिलीवरी मॉडल है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, लेकिन आई एम ऑपरेट कि मैं सेफली कह सकता हूं कि आसानी से मिलती है, गुजरात में आसानी से मिलती है, बिहार में आसानी से मिलती है। कोई स्टेट, नॉट जस्ट की बॉर्डरिंग जगह, पटना में आपको एकदम आराम से मिलेगा। कितने जो पीने वाले हैं वो पी रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो मैं कहां शराब मिल क्यों नहीं, कहां नहीं रही है। तो आपने रूल्स बनाए, फिर नॉर्म्स को रिलैक्स किया कि कम्युनिटी फाइन है, तो एक तबका जो है, महादलित तबका भड़क गया, तो फिर उसको नॉर्म्स को रिलैक्स किया, जो लॉ को ब्लंट किया। सब कुछ करने की गुस्सा इसीलिए आता है कि उनको टफ क्वेश्चन सुनने की आदत नहीं है। अब बीजेपी एक एज एन अपोजिशन लीथल है, आरजेडी एक वीक अपोजिशन थी। ठीक है, आप कह सकते हैं बीजेपी सरकार में थी, आपके में हुआ, ठीक है, लेकिन एज एन अपोजिशन उसमें भी उन्होंने टफ क्वेश्चन पूछे थे। अभी पूछ रहे हैं, उसमें खुल के नहीं पूछ पा रहे थे। संजय जायसवाल, इनको चिढ़ क्यों थी? इसीलिए चिढ़ थी कि वो फेसबुक पर डाल देते थे टफ क्वेश्चन उनका। आप देखिए, संजय जायसवाल ऑन प्रोविजन, आपको मिल जाएगा, पूरा एंट्री मिल जाएगा आपको गूगल में। अच्छा, तो ये सारे हैं। आप जैसे यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, जैसे आपने बिहार और गुजरात 2 राज्यों का नाम लिया। गुजरात में तो ये सीन है कि गुजरात में अगर आप किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं और वहाँ का आधार कार्ड, या अगर आप फ्लाइट वाइट से आए हैं तो अपना बोर्डिंग पास वगैरह दिखाते हैं, तो आप लीगली खरीद सकते हैं। वो तो मतलब वहाँ के उसमें है। और गुजरात में जैसे कई साथी ये भी बताते हैं, जब मैं भी गया था तो हुआ था, तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं जिनको शराब पीनी है, लेकिन उनके पास बाहर का अपना ID कार्ड नहीं है, बोर्डिंग पास नहीं है, तो वो होटलों के बाहर कई सारे लोग उनके परिचित टहलते रहते हैं। तो वो आपसे आके मिलेंगे और आपसे ये दरखास्त करेंगे कि आप उनको अपना बोर्डिंग पास दे दीजिए, और वो बोर्डिंग पास आपके लेंगे और उस पर जाकर 2 बोतल शराब मिलती है शायद एक बोर्डिंग पास पे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो वो ये लेंगे। तो वहां पर भी मतलब लीगलाइज है, लेकिन उसका एक बैक चैनल चल रहा है उसको लेकर। मैं खुद बनारस का रहने वाला हूं, तो बगल में चंदौली है, नौगढ़ बिहार बॉर्डर लग जाता है। तो अब वहां पे मैंने जो 2 जैसे इनोवेटिव वेज की बात कर रहे थे, तो वहां पे चंदौली उधर से क्रॉस करके आते हैं, आपका चंदौली से शराब खरीद के वापस जाते हैं बिहार में। तो मैंने कुछ लोगों को देखा, उनसे पूछा भी, वो बाइक पे लेके जा रहे थे। तो पाउच जो होती है देसी शराब की, वो पाउच जो है गाड़ी की टंकी के अंदर डालते थे, और पाइप में से एक छोटी से शीशी बराबर पाइप में से पेट्रोल डाल के उससे चला के ले जाते थे। बोलते थे कि इतने में बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा बस मेरा।
और उसको छुपा के कहीं से अंदर से फिट विट करते थे, बाकी टंकी में पाउच। ये तो इनोवेशन चल ही रहा है इस सब में। लेकिन इन सब के बीच में जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात बताई, बिहार में नीतीश का एडमिनिस्ट्रेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क ही शायद सही नहीं है, जो काफ़ी गड़बड़ लग रहा है। इसमें अब सवाल आ रहा है कि नीतीश कुमार का भविष्य कितना सही दिख रहा है, कितना प्रबल दिख रहा है। क्योंकि एक तरफ जब नीतीश कुमार इतने आक्रामक होके, इतने गुस्से के साथ, और वो मीडिया गिमिक्स है या उनकी सच की झुंझलाहट है, वो जाने, लेकिन जब ये सब इस तरह के बर्ताव कर रहे हैं तो इस समय नीतीश कुमार के बारे में दो चार बातें हो रही हैं। उनकी पार्टी जदयू, अभी कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जो हुआ वो सबने देखा, तो उनकी पार्टी की स्थिति सही नहीं है। बतौर ब्रांड नीतीश कुमार की स्थिति सही नहीं लग रही है, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं आगे सब काम तेजस्वी संभालेंगे, और सवाल पूछने पे कहते हैं कि ललन सिंह से पूछ लीजिए। तो आगे वाला जो हिसाब किताब है, आगे के लिए जो अगर देखने की बात हो, तो क्या चूक रहे हैं नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार एक मतलब चले हुए कारतूस हो चुके हैं, जिसका खोखा बचा हुआ है, अब वो आगे कहीं नहीं दिख रहा है? क्या लग रहा है आपको? मैं वैसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं करूंगा कि अब देखिए इनको अचीव करने के लिए क्या है। आप 17 वर्ष रह चुके हैं ऑलमोस्ट, तब तक 20 वर्ष हो जाएगा, 25। इन्होंने एक स्टेटमेंट से कितना काम किया है। एक स्टेटमेंट से इन्होंने 25 तक अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। आरजेडी के आने वाले जितने टफ क्वेश्चंस हैं उसको इन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया है कि भैया मत पूछो। हमने कुढ़नी में कैंपेन किया था, क्यों हार गए? 3 बायपोल में 2 हार गए, क्यों हार गए? तो जितने टफ क्वेश्चन से, डोंट आस्क मी टफ क्वेश्चन से, तेजस्वी वुड बी द लीडर, क्योंकि यही उठ ही रहे हैं उनके ऊपर। यही। और आरजेडी की तरफ से एक डिस्कम्फर्ट था। तेजस्वी देखिए ऑलमोस्ट 2020 में अराइव कर चुके थे। 12 सीट का सिर्फ अंतर था, और अभी आज के डेट में एक पूरी तरह से एक्सेप्टेड लीडर है, यूनानिमस लीडर है पार्टी के। ग्रैंड अलायंस के भी नेता थे जब तक नीतीश कुमार नहीं आए थे। तो ही हैज बीन वेटिंग इन द विंग्स फॉर ए व्हाइल। तो वो सब कुछ था, और थोड़ा बहुत तोड़-फोड़ करते तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन अब क्या, आरजेडी इसी बात से संतुष्ट है, लेकिन आरजेडी में ये डिस्कम्फर्ट है कि नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द 24 रिजल्ट्स मैं सौंप दूंगा तेजस्वी को। तेजस्वी एज चीफ मिनिस्टर लीड करेंगे 2025 में। कैश तो यहां है ना। ये सिक्का तब इस्तेमाल होगा जब मान लीजिए आज तो कल तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि मर्जर नहीं होगा। इफ द पार्टी मर्जेस, दो पार्टी मर्ज करती है, उस केस में नीतीश कुमार हो सकता है बार्गेन करें कि हम नेशनल पॉलिटिक्स में जाएंगे तो हम नेशनल प्रेसिडेंट बना दो, लालू जी का स्वास्थ्य नहीं है, तुम बन जाओ मुख्यमंत्री बार्गेन में। तो इनके दिमाग में बहुत सारे सबटेक्स्ट में बातें चल रही होगी, और पॉलिटिक्स में लोग तुरंत गिव अप नहीं करता है कि भाई लास्ट डे तक वो पॉलिटिक्स करना चाहता है, तो वो इतनी आसान से रिलिंक्विश नहीं। वो जान रहे इस बात को 25 में मैं फिगर नहीं हूं। तो ऑब्वियस को उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जी लीड करे हैं। उन्होंने कहा है कि शांत रहो, तुमको मिलेगा। ये एक तरह से एक प्लेसिबो है उन्होंने दिया है। तो उन्होंने सुरक्षित किया है, और चूक गए हैं इस सेंस में मैं नहीं कहूंगा कि चूक गए हैं। हाँ, उनको एक एडमिनिस्ट्रेशन को रिविजिट करना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। उन्होंने सुनना छोड़ दिया है थोड़ा सा। उनको जो बहुत सारे वॉइसेस होते हैं ना, वो सुनना चाहिए। वो चाहे सीनियर जर्नलिस्ट के हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट के हो, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के हो, आईपीएस ऑफिसर्स, कोई राय नहीं देता है उनको। नहीं, अगर कोई राय देने जाए तो क्या होता है, मतलब बातचीत होती है? वो सुनते नहीं है। उनको यसमैन चाहिए। यसमैन वाली जो पॉलिटिक्स होती है तो वहीं से ये सुना करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं सुना करते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि उम्र का भी असर होगा, फटीग आ गया होगा। उनको अपने आप में चीफ मिनिस्टर प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत नेशनल एम्बिशन भी नर्स कर रहे होंगे। ये स्टेटमेंट को मैं पैकेज के रूप में देखता हूं। हाँ, क्योंकि अब जैसे आप पैकेज के रूप में देख रहे हैं, और गठबंधन में अब जो उनके आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेके नीतीश को ही कहा कि जहरीली शराब को लेकर शराबबंदी कागजों में ही है, हकीकत कुछ और है। मतलब अब आसपास के लोग भी सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन अगर जैसे आप यस सर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अभी इसके बाद मैं मणिकांत जी के पास जाऊंगा, यस सर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी के साथ जो है
क्या तेजस्वी के साथ ये कितना लागू होता है या कितना नहीं लागू होता है? तेजस्वी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ लीडर, चुनाव जिताऊ लीडर ही नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, क्योंकि अब सरकार का हिस्सा है भाई, आप कितना सफल हैं और कैसे हैं? अच्छा देखिए, तेजस्वी अभी देखिए वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार हैं, 3-4 मिनिस्ट्री को संभाला है। मैं देखिए एज ए लीडर मैं दूसरी तरह से देख रहा हूं कि ये 25 में क्या होगा। इस स्टेटमेंट से एक तरह से उन्होंने ग्रैंड अलायंस को डैमेज भी किया है। इस तरह से डैमेज किया है कि अब जो है ना, जो नीतीश कुमार अगर सैडल में नहीं है तो उनकी कंस्टिट्यूएंसी इंटैक्ट नहीं रहेगी। एज ए पॉलिटिक्स का स्टूडेंट के रूप में मैं सोचता हूं कि उनकी जो भी कंस्टिट्यूएंसी, चाहे महादलित की क्रिएट की, ईबीसी की या फिर उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी लव कुश कोयली कुर्मी की है, वो कंस्टिट्यूएंसी उनकी डिसमेंटल होगी, वो फिर नए सिरे से फॉर्मेशंस बनेंगे। तो जो बीजेपी का अब तेजस्वी के आने से ये तो बीजेपी को सूट करता है, वो तो एमवाई वर्सेस रेस्ट करेगा। ये एमवाई प्लस बोल रहे हैं, A to Z बोल रहे हैं, बीजेपी कहेगा एमवाई वर्सेस रेस्ट। नीतीश कुमार तो सैडल में है नहीं, तो लॉन्ग टर्म में इनको डैमेज करेगा। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए मिनिस्टर रहे, अच्छा काम किया है, आरसीडी में उन्होंने अच्छा काम किया है, शिकायतें उसमें नहीं आई है, लेकिन एज ए मिनिस्टर काम करना और एज ए चीफ मिनिस्ट्रियल फेस, तो मैं देख रहा हूं 2025 के बैटल को कंप्लीटली बाइपोलर देख रहा हूं। जो बीजेपी को लगता था कि 10% के वोट के डेफिसिट से स्टार्ट कर रही है, चिराग पासवान आ जाते हैं, मल्ला आ जाता है, नीतीश जी का वोट डिसमेंटल होता है, तो गेम इज ऑन। गेम इज ऑन। अब जिस कास्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं आप, वो भी बड़ा रोचक है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स होती है। ये बात अब ऐसी है कि इसको बार बार नहीं बोला जाना चाहिए, चीज़ें जाति के आधार पर निर्धारित होती हैं। और बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री वाले सीन से थोड़ा सा किनारे हटने के बाद 2025 में, जिस पे कहा जा रहा है कि आगे तेजस्वी सब संभालेंगे, तो क्या यादव और प्लस मुसलमान, MY जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली, और उस राजनीति से बहुत कुछ सधेगा, और कितना सधेगा तो ये भी देखेंगे। अब लेकिन नीतीश कुमार जिस समय जिस क्राइसिस का शिकार हैं, उस समय उनकी पार्टी के पुराने नेता भी उस क्राइसिस का शिकार रहे हैं। मतलब यही नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि आपने ज़रूरत पड़ने पर जीतन राम मांझी को, प्रशांत किशोर को, RCP सिंह को अपने पार्टी से चलता किया। क्या अब उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है? अब मणिकांत जी, इसमें अब ये जो सिनेरियो बन रहा है नया बिहार की पॉलिटिक्स को लेके, इसमें सुशील मोदी और बीजेपी की जो स्थानीय बड़े नेता हैं, जिनका गठबंधन टूटने के बाद जिनकी काबिलियत और जिनके विजिलेंस पे काफ़ी सवाल उठाए गए स्थानीय स्तर पे, उनका क्या भविष्य होगा? क्या उनका भविष्य जिलेगा कि बीजेपी में भी एक बड़ा कार्डर शिफ्ट आएगा वहां पे? सबसे बड़ी समस्या है जो बीजेपी के सामने में आज नहीं बल्कि वर्षों से है बिहार में, वो ये है कि कोई ऐसा नेता उभर के सामने नहीं आ पा रहा है या बीजेपी द्वारा नहीं लाया जा सका जो एक चेहरा बन जाए तुरंत, उसको लोग एक्सेप्ट कर ले। बल्कि बीजेपी में ही तो लोग हैं जो उनके समर्थक वर्ग हैं, वो भी उनको स्वीकार कर ले और उनको आगे करके और एक मजबूती के साथ संगठन को भी मजबूत करते हुए और सत्ता की तरफ जो अपना एक होता है रुझान, प्रयास, उसको शुरू कर सके मजबूती के साथ। ये हुआ ही नहीं, और ये जब अभी तक नहीं हो पा रहा है, अभी भी लगता है कि कुछ बयान लेके सुशील कुमार मोदी आते हैं। निश्चित रूप से सुशील कुमार मोदी का जो तजुर्बा है या उनका जो अनुभव रहा है, या जिस तरह से नीतीश जी के साथ उन्होंने सरकार चलाई है उप मुख्यमंत्री के रूप में, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में उनके जैसा कोई नेता नहीं है जो आंकड़ों के साथ और बुनियादी चीजों को पकड़ते हुए अटैक करे सत्ताधारी दल पर। तो ये ऐसा नहीं दिख पा रहा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से नीतीश कुमार को इतनी तरजीह दी, ऐसी जगह दी कि वो तो आगे बढ़ते चले गए, उनकी कुर्सी तो हमेशा सुरक्षित रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित होगी, ये इसकी संभावना भी वो धीरे धीरे खत्म करते चले। और वो प्रयास जरूर हुआ
एक समय में ऐसा देखा गया, यहाँ चर्चा होती थी हम लोगों के बीच में भी कि केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो नित्यानंद राय जी को आगे लाकर उनको खड़ा करना चाहती है बीजेपी, सुशील कुमार मोदी को एक तरह से दरकिनार करके। लेकिन वो चल नहीं पाए, माने वो आ ही नहीं पाया उनमें कभी वो सामर्थ्य जिसके बूते भारतीय जनता पार्टी एकजुट होके बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करे। तो एक वो भी हो गया, उसमें भी कमजोरी दिखने लगी और वो फिर काम नहीं आ सका, बल्कि उस समय में नीतीश जी से बीजेपी की खटपट भी ज्यादा शुरू हो गई, इसलिए कि भूपेंद्र यादव जी को जो प्रभार दिया गया था बिहार में चलाने का, पार्टी को मजबूत करने का, तो वो भी बहुत सफल नहीं माना गया। हाँ, ये है क्या कि कुछ सीटें बढ़ती चली गई, लेकिन वो सीटें जो बढ़ी उन सीटों से सत्ता प्राप्ति की ताकत नहीं मिल पाई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार में अभी भारतीय जनता पार्टी को एक चेहरा लाना बाकी है, जो वो जिस चेहरे के बूते वो आगामी चुनावों में ये कह सके, दावा कर सके कि हाँ बिहार की सत्ता उनके हाथ भी आ सकती है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात आपने जो जिक्र किया, संतोष बता रहे थे, कह रहे थे, हमने देखा इतने वर्षों से, हम बल्कि 1978 से हम बिहार की राजनीति में और विधानसभा जाते हुए हमने जो यहाँ का देखा, सत्ता राजनीति को जिस तरह से देखा है, उसमें कभी नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह आपा खो दे और उनकी भाषा तुम ताम वाली इस तरह से सामने आ जाए जो लोगों को अच्छा नहीं लगे। उनके दल के भी कई सारे लोग होंगे या उनके संगठन के, महागठबंधन के भी, जिनको ये ताज्जुब हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा। तो एक तो ये जो बदलाव आया है नीतीश कुमार में, ये उनकी राजनीतिक जमीन को भी ये बदलाव कमजोर कर रहा है। दूसरा ये कि पिछले चुनाव से ही, विधानसभा के चुनाव से ही ये दिखने लगा था कि किस तरह से उनको, उनके लिए एक अस्वीकार, माने उनको एक तरह से उनसे नाराजगी या उनकी सभाओं में दिखती थी। और इसी का फायदा उस समय में उठाया तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने जो रणनीति अपनाई वो उसके लिए उन्होंने बुनियादी तौर पर नीतीश कुमार के काम को, उनकी सरकार के कार्यकलापों को ही आधार बनाया। अब जाके अब देखिए कि वो उन्हीं के साथ हो गए हैं जिनसे विरोध, जिनका विरोध करके राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव ने अपनी ताकत बढ़ाई। अब वो है क्या, वो दोनों साथ हैं। और इधर नीतीश कुमार के साथ भी वही बात है कि वो बार बार जिक्र करते थे कि पहले क्या होता था बिहार, पहले लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, लोग घरों से नहीं निकलते थे। ये किसका उदाहरण देते थे? वो 15-16 वर्षों का जो लालू राबड़ी शासन था उसी का हवाला देते थे, और ये कहते, और उसी विरोध के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की। तो लेकिन अब क्या हो गया है कि दोनों स्थितियां जो है वो परस्पर विरोधी एकता पर टिकी हुई। तो ये जो परस्पर विरोधी एकता है, वैसे जब सवाल सदन में भी उभर आते हैं, वैसे जब सवाल कहीं भी पूछे जाते हैं, तो उस समय में एक नीतीश कुमार का जो कमजोर होता हुआ मन है, या जो कहिए राजनीति से उखड़ती हुई उनकी जो स्थिति है, वो उसमें वो क्रोध में आ जाते हैं। और क्रोध में ऐसा वैसा नहीं, जो कि ताज्जुब होता है कि नीतीश कुमार एक जमाने में माने जाते थे कि वो संयमित हैं, होके ही बात करते हैं, नपे तुले शब्दों में बात करते हैं, लेकिन अब उनके तो शब्द भी बिखर जाते हैं। अब उनका भाषण सुनिए, सदन में सुनिए या बाहर भी, वो टूटे टूटे वाक्यों से अपनी बातें कहते हैं। तो इसका ये है अस्थिर मन का ये प्रमाण मिलता है। हाँ, मतलब ये बात सही, अगर आप लोगों की बातों से मैं इन्फर करूं कि नीतीश कुमार जहां पे अगला नेता तलाश कर रहे हैं बिहार को चलाने के लिए, वहीं बीजेपी को भी एक नया नेता तलाश करना पड़ेगा। और इसी सब के बीच में हम बिहार का चैप्टर बंद करके हम अगले सत्र की ओर बढ़े। इस पे एक और कांड है जिसकी मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, कटिहार कांड। 2 दिसंबर 2022 को कटिहार में दियारा की घटना है। वहां पे 4-5 लोगों की घटना हुई, 4-5 लोगों की मौत हुई,
जिसके बारे में जो जानकारी अब तक सामने आई है वो ये थी कि वो 4-5 यादव समुदाय से थे, यादव जाति के थे, और मवेशी चराने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उनको अबडक्ट किया गया, उसके बाद उनको मार के फेंक दिया गया। इसके बाद में जब इस बारे में जब लल्लन टॉप की टीम ने रिपोर्ट करने की कोशिश की, तो लोग कह रहे हैं कि इसको सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसको भी लेके राज्य सरकार को काफी घेरा गया और यहां पर भी जाति की बात आई, क्योंकि दूसरी तरफ जिसका नाम लिया जा रहा है बतौर आरोपी मोहना ठाकुर नाम का व्यक्ति है। संतोष जी, ये घटना जो अब उतनी चर्चा में तो नहीं है, लेकिन अभी से 2 दिन पहले जब हम ये शूट कर रहे हैं, इसके पहले ये घटना भी बिहार सरकार की वर्किंग को काफी चुनौती दे रही थी, पूछ रही थी कि घटना क्या हो रही थी, क्योंकि बिहार सरकार के और पार्टियों से जुड़े हुए कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, मत चिंता करिए न्याय होगा, मत चिंता करिए न्याय होगा। इस तरह के पैसिफाइंग स्टेटमेंट सामने आ रहे थे। संतोष जी, अभी क्या स्थिति है और घटना क्या है सर? कि मैं वहां जा तो नहीं पाया था, लेकिन मैंने जो लोकली जो गैदर किया है वो ये था कि ये गैंग वॉर था। अब गैंग वॉर में उसको थोड़ा सा गैंग वॉर को कास्ट कलर दिया गया, और ये घटना कोई एक दिन में नहीं हुई है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगातार एक ग्रुप का हुआ, फिर दूसरे ग्रुप का हुआ। ये चीजें कटिहार में ये डोमिनेंस की बात चल रही थी दोनों ग्रुप के बीच में। अब उस चीज को सर्टन नाम लेना सही नहीं होगा, सर्टन लीडर्स ने उसको पोस्ट करके, उसको पैकेज करके इस पर ट्विटर पर डाला, उसको ट्विटर पर ट्रेंडिंग हुई। शुरू में तो हम लोगों ने भी नोटिस नहीं किया था, तो ट्विटर की ट्रेंडिंग के बाद हम लोग नोटिस किया कि एक्चुअली हुआ क्या है। फिर मैंने पता लगाने की इसकी कोशिश की, तो यही पता चला कि है तो ये गैंगवार ही, लेकिन उसको कास्ट कलर इसलिए दिया गया है कि क्योंकि अब प्रोमिनेंट पार्टी आरजेडी है, जिसमें कि एमवाई जिसकी कंस्टिट्यूएंसी है, एक यादव वर्ग है, और एक कंस्टिट्यूंसी भूमियार की कंस्टिट्यूंसी है, वो कि उस कंस्टिट्यूंसी को थोड़ा सा अप फॉर ग्रैब्स होता है, थोड़ा आरजेडी भी लेना चाहती है, और बीजेपी ऑब्वियसली उसको अपनी कंस्टिट्यूंसी मानती है। तो इस एंगल से इस चीज को प्रेजेंट किया गया। जी हाँ, कौन है लेकिन मोहना ठाकुर जिसकी बात हो रही है और जिसके बारे में बार बार इस तरह के भी कानाफूसी हो रही है कि भाई बड़े लोगों का हाथ है, तो कौन है ये व्यक्ति सर? किसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, उनके बारे में मुझे बेहतरीन वो ज्यादा जानकारी नहीं है, और नहीं पॉलिटिकल पैट्रोनेज की बात है। ये कहना बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगा ना कि आप जब तक मैं उसको पूरी तरह से तफ्तीश नहीं कर लूं तो मैं नहीं दूंगा। मैं इतना ही मैंने जाना कि ये गैंगवॉर था जिसको कि कास्ट कलर देने की कोशिश हो रही है। अब वो भी था, गलत था, वो एक पॉलिटिकल रीजन से ये जब एक्चुअल घटना जब होती है उसके कई दिन के बाद जब ट्विटर पर ट्रेंड करता है, अदरवाइज जैसे ये घटना घट गई सारण वाली, जिसको हमने तुरंत रिपोर्ट किया एज ए रिपोर्टर, तो ये घटना ऐसी थी जो कि हमको ट्विटर से पता चलता है कि ऐसा चीज हो रहा था। ये ओवर द पीरियड चल रहा था, चल के एक जब संख्या बढ़ गई, तीन हुए, फिर दूसरी तरफ से मारे गए, तब उसको भूमियार वर्सेस यादव का कलर दिया गया। मणिकांत जी, क्या कास्ट वाला एंगल बाद में ऐड होता है जैसा संतोष जी कह रहे हैं, और वो प्राइमरीली एक गैंग वॉर ही था, और अगर था भी गैंग वॉर तो क्या है आपकी फाइंडिंग, यार आप ग्राउंड पे कितने लोगों से जो बात हुई हो आपकी, इस बारे में आपकी क्या फाइंडिंग्स रही हैं? देखिए, संतोष ठीक ही कह रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि गैंग वॉर है, और इस तरह की कोई ऐसी घटना नहीं है जो ये पहली बार इस रूप में सामने आई। हाँ, क्योंकि बिहार में, हाँ, क्योंकि सॉरी मैं इंटरप्ट कर दूं, लेकिन जिस पक्ष के लोग मारे गए हैं, अरविंद यादव के पक्ष के लोग, उस पर भी केस थे और आर्म्स और हथियारों की तस्करी के आरोप लगते थे उस पे। जी इसलिए कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं, जो आपराधिक गिरोह हैं, वो पूरे तौर पे बिहार में सक्रिय है। देखिए, बिहार की जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये आप हर तरह से देखिए। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है, किस तरह के माफिया गिरोहों की चर्चा होती है, तो एक है बालू माफिया गिरोह और दूसरा है शराब माफिया गिरोह। ये दोनों बहुत ही सक्रिय हैं, और इन दोनों ने जो हालात बनाए हैं बिहार के, ये सचमुच में दयनीय स्थिति हो गई। बालू माफिया से मुझे कोइलवर पुल का जाम याद आ जाता है हमेशा, जो हमेशा कभी खत्म नहीं होता है। कोइलवर का पुल जितने लोग अगर ना जानते हो तो वो पुल है, और उस पुल पे अगर आप जाएं तो उस पुल पे
ट्रक लदे बालू खड़े रहते हैं, उसमें कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है नहीं पता, लेकिन उस पुल पे हमेशा 12 महीने जाम लगा रहता है। बाढ़ के महीने में वो जाम थोड़ा सा कम दिखता है कभी आपको। जी मणिकांत जी। देखिए, अब इसका परिणाम ऐसा हुआ है कि बालू इतना महंगा हो गया, जो निर्माण से जुड़ी हुई जो सामग्रियां हैं वो बहुत महंगी हो गई, और इसमें कमाई जो है माफिया लोगों की बहुत ज्यादा हो गई। और इसमें निश्चित रूप से ये दोनों मामलों में, शराब के मामलों में भी और बालू के मामलों में भी, अगर कहीं से कोई इसके लिए जवाबदेह है तो वो बिहार की सरकार है। और बिहार की सरकार ने चूंकि उनको काबू में नहीं किया, उन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका, यहाँ की पुलिस कारगर नहीं हो पाई, तो वो बढ़ते चले गए। तो और ये सारी जो बातें हैं ये दिखाती हैं कि किस तरह से बिहार में गवर्नेंस जो है वो सबसे कैजुअलिटी हुई है उसकी। गवर्नेंस, ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के शासन को कि सुशासन रहा है, लेकिन ये गुड गवर्नेंस तो कहीं अब दिखता नहीं है। और अभी राजनीति हावी है और गवर्नेंस बहुत पीछे चला गया है। वो कहाँ रहा? आप बताइए, आपको उदाहरण दे, कल ही की बात है, कल की बात नहीं, हाल में एक बात सामने आई सदन के जरिए, वो ये कि एक सवाल पूछा गया जिस विभाग के मंत्री हैं तेजस्वी यादव, ये जो है नगर विकास विभाग के, तो नगर विकास विभाग के एक मंत्री के लिए जो सवाल पूछा था एक बीजेपी के सदस्य ने, तो उसमें पूछा गया था दरभंगा की सड़कों की बदहाली के बारे में। लेकिन वो जवाब जो लिखित आया, वो जवाब सामने आया, वो था पूर्णिया के बारे में। तब पूर्णिया की सड़कों के बारे में जवाब अधिकारियों ने दे दिया। अब उस विभाग की बात है जिसमें मुख्यमंत्री के सबसे चहेते माने जाने वाले व्यक्ति IAS जो हैं, वो बड़े अधिकारी हैं, वो हैं उस विभाग के सर्वेसर्वा, उसमें वो सचिव हैं। और नगर विकास विभाग की तरफ से ये जवाब आता है, दरभंगा के बारे में पूछा जाता है, सदन में जवाब दे, तो इसकी गंभीर, आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता की कमी है। चल रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूं सिद्धार्थ, हुआ यह है कि अभी जो माहौल है बिहार का, जो सत्ता राजनीति जिस तरह की यहाँ चल रही है वो माहौल है, इसमें मेरा ख्याल है कि नीतीश कुमार ने अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से तेजस्वी यादव को आगे लाने का, दिखाने का, या उनको सौंप के चले जाने का, ये सब जो बयान दिए हैं, वो साफ साफ यही लगता है कि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि किसी कारणवश लालू परिवार अधीर हो जाए, ये तो सत्ता जल्दी छोड़ ही नहीं रहे हैं, ये कुर्सी खाली ही नहीं करेंगे तो तेजस्वी को मौका कहाँ मिलेगा, और फिर अगले विधानसभा 2025 विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति बनेगी नहीं बनेगी। तो ये जो मौका था लालू परिवार के लिए या तेजस्वी के लिए कि वो मुख्यमंत्री हो सकते थे, और जिसका संकेत नीतीश कुमार ने बार बार दिया था, और कहा यह जाता था, राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि यही डील है। तो अब ये डील है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नीतीश कुमार द्वारा बार बार ये कहे जाने का अर्थ ये लिया जा रहा है कि वो किसी तरह से संतुष्ट करके रखना चाहते हैं लालू परिवार को कि अभी इन्हीं के जिम्मे में सारा आएगा राजपाट, अभी आप तो लोग शांत रहें। और ये अपने लिए राष्ट्रीय राजनीति में संभावना तलाशने को निकलना चाहते हैं, और वो संभावना देखना चाहते हैं, वो टटोलना चाहते हैं। और उसमें मुझे लग रहा है कि अगर इनको कामयाबी मिलती हुई दिखेगी, तब तो ये बिहार की राजनीति से पूरी तरह अलग होकर राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। अगर उनको लगेगा कि और कोई क्षत्रप जो है राज्यों में, और जो दल है बाकी, कांग्रेस से लेके बाकी दल, ममता जी या और भी लोग, तो वो सब इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इनका जो एकजुटता करने का जो प्रयास है उसमें कितना साथ उन लोगों का मिलेगा। अब ये सब एक बार तो इन्होंने शुरुआती दौर में देख लिया कि बहुत ज्यादा रिस्पांस उस तरह का नहीं मिला, ताकि इनको जो लगा था यहाँ जो सत्ता का नया महागठबंधन बना, जिसमें कि अब ये स्थिति इतनी बदल गई है कि लोग इनको हाथों हाथ ले लेंगे
राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार एक मजबूती से जगह बना लेंगे, वो जब पहले दौर में नहीं दिखा तो अब आगे की संभावना टटोलने के लिए इन्होंने एक तरह से आश्वस्त करना चाहा है तेजस्वी यादव को और लालू परिवार को कि अब इसमें ये आशंका उन लोग उस पक्ष में उभर रही है कि कहीं ये 2025 तक ही अपनी कुर्सी को ये सलामत रखना चाहते हैं और उधर राष्ट्रीय राजनीति में भी एक अपनी संभावना तलाश रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार पे सवाल लंबे समय से उठते भी रहे हैं जी। नीतीश कुमार को जो करना हो आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए, बिहार की सरकार के लिए, वो करते रहें। नीतीश कुमार जो करना चाहें वो उनकी मर्जी है। ये कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन, उसकी मर्जी हो सकती है। पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, पॉलिटिकल विचारधारा लोगों की जान से बढ़ के नहीं है। जब आपको ये लगता है, जब आपके ये दावे हैं कि राज्य पिछड़ा हुआ है, तो सरकार को ये भी शिनाख्त करनी होगी कि राज्य का पिछड़ापन दूर कैसे करें, राज्य को राजस्व कहाँ से ला कर दें। कोरोना के जब लॉकडाउन खुले तो कई राज्य सरकारों में जहां शराब वैध रूप से बिकती है, वहां शराब की दुकानें इस वजह से खोली गई कि शराब से रेवेन्यू आता है, शराब से सरकारों को कमाई होती है। शराब खराब चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए। ये इस वैधानिक चेतावनी के साथ भी अगर आप शराब नहीं बेच रहे हैं तो राज्य को राजस्व कहाँ से ला कर दे रहे हैं, राज्य को नौकरियां कहाँ से ला कर दे रहे हैं, और वो जो कानून है जिसका इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना मुस्तैदी से कर रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगियां आप बचा पा रहे हैं या नहीं, इस पे सवाल उठाए जाएंगे। और सवाल अगर उठाए जाएं तो उसका तल्खी से, क्रोध में, गुस्से से जवाब न दिया जाए। अपनी जवाबदेही की जिम्मेदारी, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं, ये लोग हैं, ये मीडिया है और ये चुने हुए लोग हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं, उस संयम और उस पूरी समझदारी के साथ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पक्का रखने का दावा करते हुए भी जवाब दिया जा सकता है, सवालों को झेला जा सकता है।